गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास सेवन्थ में हम लोग सिविक्स का पहला चैप्टर जो पढ़ रहे थे टेस्ट से पहले उसको आज हम लोग कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। कोशिश करते हैं आज हो जाए, ठीक है। ये क्लास सेवन का है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि नेपाल की स्टोरी क्या थी डेमोक्रेसी की, यानी वो कैसे मोनार्की से डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दिया है इसमें, नेपाल हैज़ सीन रैपिड पॉलिटिकल चेंज ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड्स, यानी 2 डिकेड्स, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, 2 डिकेड्स का मतलब 20 साल, ठीक है। अनटिल 1990 तक नेपाल वॉज ए मोनार्की, यानी लगभग 1990 से पहले, यानी उतने तक नेपाल क्या था, एक मोनार्की था, यानी मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था उसके पास। यानी उसका एक राजा पार्टिकुलर होता था। फेस विद द कम्युनिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द एब्सोल्यूट मोनार्की, किंग बीरेंद्र एक राजा हुआ करते थे नेपाल के। 1990 में एग्रीड टू लार्ज स्केल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बाय द क्रिएटिंग पार्लियामेंट्री मोनार्की विद द किंग एज द हेड ऑफ द स्टेट, यानी उन्होंने मोनार्की सिस्टम गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और हेड ऑफ द स्टेट किसको चुना, किंग किंग को, एंड ए प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ गवर्नमेंट। और ये भी कहा क्या कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। बट ही वॉज किल्ड, लेकिन उनको मार दिया गया। उन्होंने एक सपोर्ट किया क्या, कि राजा तो होगा लेकिन राजा के साथ साथ एक प्राइम मिनिस्टर भी होगा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, ठीक है, वो पूरे राष्ट्र का मतलब वो होता है, कानून का वो करने वाला, देख रेख करने वाला। लेकिन उसके बाद जो जिसका पोजीशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। उसी तरह राजा तो होना चाहिए था नेपाल में, किंग बीरेंद्र ने कहा, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का भी पोस्ट होना चाहिए जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो। दिया इन 2001 द किंग वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक रूल, यानी किंग को ये एक्सेप्ट नहीं हुआ क्या, कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल हो। डेमोक्रेटिक रूल का मतलब जहाँ लोगों का शासन चलता हो, ठीक है ना, यानी चुनाव होते हो, इलेक्शन होते हैं। सो द February 2005 पीपल ऑफ नेपाल launch a massive movement for the democracy. All the political parties also join the people, यानी इस बढ़ावा को देखते हुए जब वहाँ के किंग ने ये सपोर्ट नहीं किया कि नहीं प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोगों ने एक लार्ज मूवमेंट किया, यानी आंदोलन किया। किसके थ्रू, तो पॉलिटिकल पार्टियों के थ्रू, ठीक। इस पॉलिटिकल पार्टियों के थ्रू जब उन्होंने आंदोलन किया तो ऑन दिसंबर 2007 द इंटरिम पार्लियामेंट पास्ड अ बिल द वुड मेक अ नेपाल अ फेडरल रिपब्लिक। तब पूरे एक संसद में, यानी फेडरल जो वहाँ का सिस्टम था, वहाँ पर एक ऐसा बिल पास हुआ, कानून बनाया गया कि 2007 में नेपाल फेडरल रिपब्लिक बनेगा विद द प्राइम मिनिस्टर बिकमिंग हेड ऑफ द स्टेट, जिसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। ये बिल यानी कानून लाया गया नेपाल की संसद में। ऑन मई 28 2000 लॉ मेकर ऑफ इन नेपाल लीगली एब्लॉइज द मोनार्की एंड डिक्लेयर द कंट्री ए रिपब्लिक, एंडिंग 239 ईयर्स ऑफ रॉयल रूल इन द हिमालय नेशन, यानी जो 239 सालों का ये शासन था मोनार्की सिस्टम राजा का, उसको ध्वस्त कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और एक नेपाल रिपब्लिक गवर्नमेंट के लिए पास हो गया। किसके थ्रू, तो लोगों के मूवमेंट के द्वारा, ठीक है। ये नेपाल की स्टोरी थी कि उसने कैसे मोनार्की से कैसे चेंज किया, ठीक है ना। याद रखना इसमें 2 पॉइंट, कि राजा वीरेंद्र की हत्या हुई किसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया किसको, कि फेडरल गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी मोनार्की सिस्टम को हटाना चाहिए, ठीक है ना। यानी मोनार्की सिस्टम रहेगा लेकिन उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का भी पोस्ट रहेगा। बाद में उनके मरने के बाद लोगों ने आंदोलन किया और सारे कंट्री में पूरे लोकतंत्र के लिए एंड डेमोक्रेटिक रूल के लिए मूवमेंट चले, जिसकी वजह से नेपाल को 10 दिसंबर 2007 को ये बिल पारित हुआ कि कानून में एक संसद में बिल लाया जाएगा जिसमें नेपाल को फेडरल गवर्नमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी रिपब्लिक बनाया जाएगा। और नेपाल बन गया कब, 28 मई को 2008 में लॉ मेकर नेपाल में बना दिया गया किसको, रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। ये याद रखेंगे। म्यांमार की स्टोरी सेम वैसे ही है। म्यांमार की स्टोरी है कि उन्होंने 1990 कहा जाता है 1990 इलेक्शन है इन म्यांमार बट द मिलिट्री लीडर रिफ्यूज टू स्टेप डाउन, लेकिन जहाँ को हम डिक्टेटरशिप शासन था, मिलिट्री रूल था, उन्होंने इसको क्या किया, हटा दिया, यानी स्टेप डाउन कर दिया उसको। एज स्टडी मोर एंड मोर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टर्निंग टू डेमोक्रेसी बाई 2005, कहा जा सकता है कि 2005 तक बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जिन्होंने डेमोक्रेटिक रूल को क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया।
और मोनार्की और सोल्जर रूल थे उनको क्या किया, हटा दिया। इसका मतलब ये है कि लगभग 2005 तक 140 कंट्री ऐसे थे जिन्होंने इलेक्शन अपने या मल्टी पार्टियों के इलेक्शन हेल्ड किए, यानी वहाँ पर चुनाव शुरू हो गए। तो कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा डिकेड था 1990 के बाद 2005 तक, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने क्या किए, डेमोक्रेटिक रूल को अपनाया। आखिर ये डेमोक्रेटिक रूल अपनाया किया गया, क्यों गया, क्या इसकी खूबसूरती है, यानी क्या क्यों इसको बढ़ावा मिला, इसके बारे में दिया है। ठीक है, पहला फीचर दिया है कि डेमोक्रेटिक रूल इतना फेमस क्यों है। पहला फीचर दिया है इसमें कि गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, यानी गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग चलेगी, विल ऑफ द पीपल। अगर बाय द वे, इसका मतलब क्या है कि बाय द वे अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है जो लोगों के विरुद्ध हो, यानी अगेंस्ट हो उनके, तो आने वाले इलेक्शन में उसको क्या कर सकते हैं, डिमोलिश कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। दूसरा दिया है वेलफेयर ऑफ ऑल। इसका मतलब क्या है, वेलफेयर का मतलब सभी का कल्याण। इसका मतलब क्या है, जो चुनी हुई गवर्नमेंट है वो अपने पूरे जितने भी जो उसको इलेक्शन में वोट दिए हैं या नहीं भी दिए हैं, वो सारे लोगों को क्या करेगा, वेलफेयर यानी उनकी देखभाल करेगा, उनके कल्याण के लिए, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं, जितनी भी सैनिटरी चीज़ें होंगी, जितनी भी नेसेसरी चीज़ें होंगी, सबको प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब ये है। तीसरा दिया है रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी उसके लिए उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर कोई भी घटना घटती है, कोई भी काम होता है या जिससे देश को नुकसान होता है या कोई भी चीज़ों को प्रॉब्लम होती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट में जो इलेक्शन के द्वारा चुना गया होगा प्राइम मिनिस्टर या कोई भी पोस्ट। आई बात समझ में। ये सिस्टम है, 3 फीचर हो गए। आगे नेक्स्ट फीचर दिया है, 4th नंबर दिया है स्टूडेंट, पॉलिटिकल एजुकेशन। 4th नंबर दिया है, एक गुड लॉ पास होता है। इसका मतलब क्या है, देयर फॉर दे विल अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरेस्ट, द प्रॉपरली रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड द असेंबली एंड द पार्लियामेंट एंड ऑलवेज ट्राई टू गेट द गुड लॉ पास। यानी हमेशा एक अच्छा कानून बनता है, किसमें, डेमोक्रेसी में। इससे क्या होता है कि सारे लोग जितने भी होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, अगर कानून अच्छा है तो उसको पास कराने में मदद करती है, नहीं होता है तो उसका क्या किया जाता है, अगेंस्ट में लाया जाता है। इसका मतलब कि अच्छे कानून इसमें बनते हैं, किसमें, डेमोक्रेटिक रूल में। नेक्स्ट दिया है पॉलिटिकल एजुकेशन, यानी इसमें अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो बहुत सारे एजुकेशन भी मिलते हैं हमको। फॉर एग्जांपल में दिन रात हम लोग देखते हैं कि कोई यहाँ के गवर्नमेंट ये हो रही है, इलेक्शन हो रहा है, यहाँ की गवर्नमेंट को इलेक्शन चूज किया जा रहा है, जिससे हमको पॉलिटिकल एजुकेशन मिलता है, किससे, डेमोक्रेटिक करने। अगर किसी हम मोनार्की कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ राजा फिक्स है, ना कोई पॉलिटिकल इवेंट होगा, ना उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। तो ये पहला। दूसरा नेक्स्ट ये बेस्ड ऑन लिबर्टी, फर्टिनिटी एंड इक्वालिटी। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो बेस्ड होता है एक उदारवाद के लिए, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए और एक समानता के लिए। यानी इसमें हर चीज़ें वो मिल जाती हैं जिससे हर व्यक्ति को एक समान रूप से देखा जा सके, किसमें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, यानी इसका मतलब है लोकतंत्र में, यानी डेमोक्रेसी में। आगे दिया है डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी डेमोक्रेसी क्या करता है, इम्प्रूव करता है क्वालिटी मेकिंग डिसीजन में। यानी जैसे अगर हमको कोई चीज़ पीछे ऐसी बात हो गई जिससे हमको लगता है कि नहीं ये चीज़ें ख़राब हो गई, तो उसके लिए हम सुधार कर सकते हैं, सुधार के द्वारा उसको अच्छे से बना सकते हैं। ये किस में प्रोवाइड होगा, डेमोक्रेसी में। यानी अच्छे से हम उस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन मोनार्की और डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ फीचर थे। आगे दिया है, इसमें दिया है एक शब्द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब समझ लेते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि ऐसे सिस्टम जिसमें वोट डालने के लिए बिना भेदभाव के, ऐसे लोग जो बिना भेदभाव के, या ऐसे कंट्री जो बिना भेदभाव के वोट डालने के सिस्टम को बढ़ावा देता हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और वो एज होना चाहिए एक पार्टिकुलर, जैसे हमारे यहाँ 18 ईयर्स है या उससे अबव लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आगे जो भी होगा स्टूडेंट इसको रीड कर लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू।